दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको हिला कर रख देगी, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे भारत को अंग्रेजों ने छोड़ा लेकिन ब्राह्मणवादियों ने पकड़ लिया। ये वो सच्चाई है जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, अखबार में नहीं दिखाई गई और टीवी पर तो कभी सुनाई भी नहीं गई। और अगर आप ये वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो शायद जिंदगी भर असली इतिहास से अनजान रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए और अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज हम सच बोलेंगे और सच कड़वा भी होगा, लेकिन बोलना जरूरी भी है। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे बुजुर्ग की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी आंखों से भारत की सबसे बड़ी चाल देखी। वो कहते हैं, बेटा, जब मैं छोटा था तब इस देश पर अंग्रेजों का राज था। हम बहुजन, दलित, आदिवासी खेतों में मजदूरी करते थे। हमारे घर मिट्टी के होते थे और स्कूल में हमें बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी। अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत करते थे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ देश को लूटना था, हमें जातियों में बांटना नहीं था। यह काम तो हमारे अपने ही ऊंची जाति वाले कर रहे थे। 1947 आया, लोग सड़क पर नाचे, तिरंगा फहराया गया, हमें कहा गया तुम अब आजाद हो गए। लेकिन उस बुजुर्ग ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजादी नहीं मिली, बस मालिक बदल गए। अंग्रेजों ने अपने सूट बूट पैक किए और सत्ता की कुर्सी सौंप दी उन ब्राह्मणवादियों को जो हमेशा से ऊंचे आसन पर बैठे थे। कानून बदला, चेहरे बदले, लेकिन खेत वही रहे, कोठियां वही रहीं और हमारी हालत वही की वही। बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, पहले अंग्रेज हमें अपने कानून से दबाते थे, अब ये लोग हमें धर्म और अंधविश्वास से दबा रहे हैं। पहले हम पर गोरे का कोड़ा पड़ता था, अब अपने ही लोग हमें मंदिर के बाहर खड़ा रखते हैं। उन्होंने बताया कैसे अखबार में सिर्फ उनकी जाति के नेताओं की फोटो छपती है, कैसे सरकारी नौकरी में अब भी बहुजनों को कोनों में बैठा दिया जाता है और कैसे बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को किताबों से गायब कर दिया गया है। और सबसे दर्दनाक बात उन्होंने कहा कि बेटा, ये लोग नहीं चाहते कि कोई बहुजन ऊपर उठे। अगर कोई दलित लड़का डॉक्टर बन जाए, IAS बन जाए, नेता बन जाए, तो इनकी नींद उड़ जाती है। इसलिए ये हमें फिर से उसी पुराने अंधेरे में धकेलना चाहते हैं। बुजुर्ग ने एक लंबी सांस लेकर कहना शुरू किया, बेटा, तुमने सुना होगा कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, लेकिन मेरी आंखों ने देखा कि बस हुकूमत का रंग बदल गया। हकीकत में तो खेल वही रहा। पहले अंग्रेज अपनी कुर्सी पर बैठे थे, अब उसी कुर्सी पर ब्राह्मणवादी बैठ गए। अंग्रेज जाते जाते अपनी पसंद के लोगों को सत्ता देकर गए, जो उसी जातिवादी सोच के थे, जो पहले से ऊंच नीच फैलाते थे। आजादी के जश्न में बहुजन, दलित, आदिवासी भी नाचे, लेकिन किसी ने उन्हें यह नहीं बताया कि असली ताकत उनके हाथ में नहीं आने वाली। अंग्रेजों ने तो हमें गुलाम बनाया था अपने कानून और फौज से, लेकिन इन नए हुक्मरानों ने हमें गुलाम बनाया धर्म, जाति और अंधविश्वास से। आजादी के बाद भी हमारे बच्चों के स्कूल वही टूटे फूटे रहे, हमारी बस्तियां वही गंदी गलियों में पड़ी रहीं। सरकारी दफ्तर में बड़े अफसर अब भी उनकी जाति के, अदालत में बड़े जज उनकी जाति के और मीडिया में खबरें भी उनके हिसाब से। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का नाम तो किताबों में लिख दिया, लेकिन उनके विचारों को दबाकर रखा ताकि कोई बहुजन पढ़ लिख कर अपनी असली ताकत ना पहचान ले। पहले अंग्रेज हमें चाय की दुकान पर खड़ा रखते थे, अब ये लोग हमें मंदिर के बाहर खड़ा रखते हैं। पहले अंग्रेज हमारे खेतों से अनाज लूटते थे, अब ये लोग हमारे अधिकार लूटते हैं। सबसे बड़ी चाल तो ये चली कि उन्होंने हमें आपस में जातियों में बांट दिया ताकि हम एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़े ना हो सकें। जब भी कोई दलित लड़का पढ़ाई में अच्छा करे, नौकरी पाए या नेता बने, तो इनकी आंख में चुभता है और फिर इनका पूरा सिस्टम उसे नीचे खींचने में लग जाता है। बेटा, सच तो यह है कि अंग्रेज गए तो सही, लेकिन उन्होंने जो ऊंचाई की कुर्सी खाली की, उस पर वही बैठे जो हमेशा से ऊंच नीच का खेल खेलते आए थे। इसलिए मैं कहता हूं कि 1947 में सिर्फ झंडा बदला, मालिक नहीं। और जब तक ये ब्राह्मणवादी सोच हमारी सत्ता पर बैठी है, तब तक असली आजादी सिर्फ किताबों में है, जमीन पर नहीं। उन्होंने कहा, बेटा, याद रखना, हमें लड़ाई अभी भी लड़नी है, वरना हमारी अगली पीढ़ी भी यही सवाल पूछेगी कि आजादी के बाद भी हम आजाद क्यों नहीं हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी कमर सीधी की, आंखों में एक चमक आई और बोले, बेटा,
तुम सोच रहे होगे कि यह सब मैं किस आधार पर कह रहा हूं, तो सुनो। मैंने आजादी के बाद का पूरा दौर देखा है, जब हम सोचते थे कि अब हमें बराबरी मिलेगी, नौकरी में हक मिलेगा, खेत खलिहान हमारे होंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। गांव का पटवारी, थाना, तहसील, स्कूल मास्टर सब ऊंची जाति के, और उनका रवैया भी वही पुराना। अगर बहुजन बच्चा स्कूल जाता तो मास्टर उसे आगे की बेंच पर बैठने ही नहीं देता। अगर खेत में काम करते तो सही मजदूरी नहीं मिलती, और अगर कोई बहुजन लड़की पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहे तो समाज में तरह तरह की बातें फैलाई जाती। बेटा, मैंने देखा कि किस तरह बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान में बराबरी का हक दिया, आरक्षण दिया, लेकिन इन लोगों ने उसके खिलाफ माहौल बनाया, अदालत में केस डाले और लोगों के दिमाग में भर दिया कि आरक्षण से देश पीछे जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि आरक्षण ही हमारी असली सीढ़ी थी। अंग्रेज के वक्त हमारे पास जमीन नहीं थी, आजादी के बाद भी नहीं दी गई। अंग्रेज के वक्त हमें पढ़ने नहीं दिया गया, आजादी के बाद भी रुकावटें डाली गईं। बस फर्क इतना था कि अंग्रेज गोरे थे और ये हमारे जैसे दिखते हैं, इसलिए लोग आसानी से इनके छलावे में आ गए। बेटा, मैंने कई बार सुना कि लोग कहते हैं आजादी के बाद देश बदल गया, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं बदला। मेरा बेटा भी उसी टूटी खाट पर सोता था जिस पर मैं सोया, मेरी पत्नी भी वही बर्तन मांजने जाती थी। बस पोस्टर पर नेताओं के चेहरे बदल गए, हकीकत में ताकत का खेल वैसा ही रहा। और एक बात और समझ ले, ये लोग तुम्हें धर्म और जाति के नाम पर लड़वाते हैं ताकि तुम सवाल ही ना पूछो कि तुम्हारे गांव में सड़क क्यों नहीं बनी, अस्पताल क्यों नहीं खुला, और नौकरी क्यों सिर्फ उनके बच्चों को मिल रही है। यही असली गुलामी है बेटा, जब आदमी अपनी हालत से परेशान होते हुए भी असली दुश्मन को पहचान नहीं पाता। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि अंग्रेजों के जाने के बाद तो और लंबी हो गई। बुजुर्ग बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, मैं तुम्हें अपने जीवन का सबसे कड़वा दिन सुनाता हूं, जो मैं कभी भूल नहीं पाया। वो दिन जब मुझे पहली बार लगा कि अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारी हालत शायद और भी बुरी हो गई। ये बात 1960 के आसपास की है। गांव में सरकारी स्कूल खुला था। मैं अपने बेटे को वहां दाखिला दिलाने ले गया, सोचा कि पढ़ लिख कर वो जिंदगी बदल देगा। लेकिन पहले दिन ही मास्टर ने उसे पीछे गोबर के ढेर के पास बैठा दिया और कहा, तुम लोग वहीं बैठो, ये आगे की जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मेरा दिल टूट गया, लेकिन सोचा कि पढ़ाई के लिए थोड़ा सहना पड़ेगा। फिर एक दिन स्कूल में मिड डे मील शुरू हुआ। सब बच्चों को खाना मिला, लेकिन मेरे बेटे को अलग से दिया गया, पुराने फटे बर्तन में, और वो भी ऐसे कि जैसे कोई कुत्ते को डाल रहा हो। बेटा रोते रोते घर आया। मैंने स्कूल जाकर सवाल पूछा तो मास्टर ने धमका दिया, बोला, तुम्हें पढ़ाई इतनी जरूरी लगती है तो अपने जात वाले स्कूल खोल लो। और उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि ये सत्ता, ये व्यवस्था अंग्रेजों से मिली विरासत है, बस हाथ बदल गए हैं। सोचो बेटा, अंग्रेज तो हमें अपनी जात से नहीं आंकते थे, उन्हें बस मजदूरी और टैक्स चाहिए था, लेकिन ये लोग तुम्हारे खून में भी जात ढूंढ लेते हैं। फिर वक्त बीतता गया। एक बार तहसील में कागज बनवाने गया, वहां पटवारी ने सीधा कह दिया, तुम्हारी फाइल तभी आगे बढ़ेगी जब ऊपर वालों का आशीर्वाद होगा। मतलब रिश्वत दो या फिर किसी बड़े आदमी के पीछे लगो। और बड़े आदमी कौन थे? वही लोग जिनके पुरखे अंग्रेजों के समय भी हमारे मालिक थे और आज भी हैं। बेटा, ये आजादी बस किताबों में है, हमारे लिए तो ये बदलते हुक्मरानों का खेल है। और जो हुक्मरान है उनका सोच अंग्रेजों से भी खतरनाक है, क्योंकि अंग्रेज हमें अपना मानते ही नहीं थे, लेकिन ये अपने होने का दिखावा करते हैं और भीतर से तुम्हें कुचलते हैं। मेरी आंखों के सामने कई नौजवान सिर्फ जात के कारण पुलिस के डंडे खा गए, जबकि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने हक की बात कर रहे थे। और ये सब देखकर मैंने कसम खाई कि अपने पोते को मैं ये सच्चाई बचपन से ही बताऊंगा, ताकि वो कभी इस चकाचौंध में न फंसे। दादाजी की बातें सुन सुनकर मैं बड़ा हुआ, लेकिन जो उन्होंने मुझे बचपन में बताया था वही मैंने अपनी आंखों से भी देखा। मैं पढ़ाई में अच्छा था, स्कूल में टॉपर आया, सोचा कि कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन जब फॉर्म भरने गया तो क्लर्क ने नाम पढ़ते ही मुंह टेढ़ा कर लिया, बोला, अरे तुम तो, और फिर फाइल को एक तरफ रख दिया।
महीनों चक्कर काटे लेकिन स्कॉलरशिप मिली ही नहीं, जबकि मेरे से कम नंबर लाने वाले लेकिन ऊंची जात के लड़के उसी साल सरकारी नौकरी में पहुंच गए। मैं सोचता रहा, दादाजी सही कहते थे, यह सिस्टम अंग्रेजों से नहीं बदला, बस अब इसका मालिक बदल गया है। कॉलेज में भी यही हाल रहा। एक बार डिबेट में मैंने खुलेआम कहा कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, तो कुछ लड़के उठकर मुझे घेरने लगे। बोले, इतना बोलना है तो अपने गांव जाके बोल, यहां पढ़ाई करो और चुप रहो। मुझे धमकियां दी, यहां तक कि एक बार हॉस्टल में मेरे कमरे में पत्थर फेंके गए और जब मैंने शिकायत की तो वार्डन ने कहा, तुमने ही माहौल खराब किया होगा। बेटा, ये बातें सिर्फ किताबों की कहानियां नहीं है, ये जिंदगी का सच है। और आज भी वही लोग बड़े अफसर हैं, वही लोग फैसले लेते हैं और हम बस भीख मांगने की तरह अपने हक के लिए खड़े होते हैं। एक बार दादाजी मुझे लेकर तहसील गए। वहां जमीन का मामला था। अफसर ने सीधा कह दिया, यह कागज मैं तभी साइन करूंगा जब गांव के पंडित जी की सहमति होगी। मतलब सरकार नहीं, कानून नहीं, बस जात का हुक्म चलता है। और दादाजी की आंखों में जो दर्द था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने धीरे से कहा, देख बेटा, अंग्रेज अगर आज होते तो भी हम मजदूर ही होते, लेकिन शायद तब इतनी गाली नहीं सुननी पड़ती। और उनकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लग गई। मैं सोचने लगा कि ये आजादी हमारे लिए बस नाम की है और असली लड़ाई अभी बाकी है। मैंने कसम खाई कि दादाजी की कहानी मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि सबको पता चले कि यह सत्ता का खेल कैसे सिर्फ रंग बदल कर चल रहा है और असल में गरीब, दलित, बहुजन की हालत वही की वही है। अब वक्त आ गया था कि मैं दादाजी के उस दर्द को अपनी ताकत बना दूं। लेकिन जैसे ही मैंने आवाज उठानी शुरू की, सामने दीवार खड़ी हो गई। और वो दीवार ईंट पत्थर की नहीं, जात और सत्ता की थी। मैंने सोचा कि सोशल मीडिया पर लिखूंगा, सच्चाई फैलाऊंगा, लेकिन वहां भी वही लोग एक्टिव थे जो ब्राह्मणवाद के गुलाम हैं। मेरे पोस्ट पर गालियां आने लगी, धमकियां मिलने लगी। कुछ ने तो सीधा कहा, तेरे बाप दादा ने जो झेला तू भी झेलेगा। और यह सुनकर मेरे अंदर का खून खौल गया। मैं सोचने लगा कि क्या 75 साल की आजादी का मतलब बस इतना है कि मालिक बदल गए और गुलामी वही की वही है। गांव में पंचायत हुई तो मैंने कहा, हमारे हक का पानी, हमारे हक की जमीन हमें चाहिए। और पूरे गांव के ऊंची जात के लोग हंसने लगे। बोले, यह लड़का शहर पढ़कर बिगड़ गया है। लेकिन असली बात यह थी कि उन्हें डर था कि अगर हम जाग गए तो उनका राज खतरे में पड़ जाएगा। मैंने देखा कि सरकारी दफ्तर से लेकर थाने तक हर जगह ऊंची जात का वर्चस्व है। कोई दलित अफसर मिल भी जाए तो उसके हाथ बंधे होते हैं और जो सच बोल दे उसे तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह सिस्टम ऐसे बना दिया गया है कि बहुजन सिर्फ मेहनत करे, टैक्स दे और बदले में गालियां और जिल्लत पाए। और यह सब देखकर मैं और भड़क गया। मैंने दादाजी से कहा, अब चुप नहीं बैठूंगा, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे नौकरी खोनी पड़े। और दादाजी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा याद रख, तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे लाखों हैं जो जल रहे हैं, बस उन्हें आग दिखाने वाला चाहिए। और उनकी ये बात मेरे दिल में आग की लपट की तरह बैठ गई। मैंने उसी दिन तय कर लिया कि अब यह कहानी सिर्फ मेरे गांव की नहीं रहेगी। मैं इसे हर गली, हर शहर, हर मंच पर सुनाऊंगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि अंग्रेज चले गए, लेकिन सत्ता का सिंहासन आज भी ब्राह्मणवाद के कब्जे में है। और अगर हमें सच में आजाद होना है तो यह सिंहासन तोड़ना होगा, गिराना होगा और नया बनाना होगा जिसमें सब बराबर हों, वरना ये 75 साल भी बेकार जाएंगे और आने वाले 75 साल भी। अब बात सिर्फ मेरे गांव की नहीं रही, ये लड़ाई पूरे जिले में फैलने लगी। मैंने सोशल मीडिया पर, चौपालों में, स्कूल के बाहर और हाट बाजार में जाकर लोगों को बताना शुरू किया कि दादाजी और हमारे जैसे लाखों लोग किस तरह से उसी सिस्टम में पीस रहे हैं जो अंग्रेजों के जाने के बाद ब्राह्मणवादियों ने संभाल लिया। शुरू में लोग डरते थे बोलने से, क्योंकि सदियों का डर उनके खून में था। लेकिन धीरे धीरे कुछ नौजवान, कुछ औरतें, कुछ बूढ़े आगे आने लगे। हमने छोटी छोटी मीटिंग्स की, अपनी कहानियां सुनाई, और जब लोगों ने देखा कि हम अकेले नहीं हैं तो उनका डर कम होने लगा। मैंने नारे लगाए, सत्ता बदलो, व्यवस्था बदलो, ब्राह्मणवाद हटाओ, बराबरी लाओ। और ये नारे बच्चों से लेकर बूढ़ों के मुंह तक पहुंच गए।
एक दिन हमने तहसील के बाहर धरना देने का प्लान बनाया और उस दिन मुझे लगा जैसे पूरा शहर हमारे साथ है। हजारों लोग आए, कुछ के हाथ में झंडे थे, कुछ के पास पोस्टर, और सबकी आंखों में आग थी। पुलिस आई, हमें डराने की कोशिश की, कुछ लोगों को खींचकर गाड़ी में डाला, लेकिन भीड़ पीछे नहीं हटी, बल्कि और जोर से नारे लगने लगे। मीडिया आई, कैमरे चले, और पहली बार हमारी बात शहर के अखबार में छपी। ऊंची जात के नेता बौखला गए। उन्होंने गांव में अफवाह फैलाई कि हम हिंसा कर रहे हैं, लेकिन लोग अब सच्चाई पहचान चुके थे। उन्होंने कहा, हिंसा हम पर सालों से हो रही थी, अब हम बस बराबरी मांग रहे हैं। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि जब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं तो ब्राह्मणवाद की सबसे ऊंची दीवार भी हिलने लगती है। और दादाजी ने मेरे कान में धीरे से कहा, बेटा, तूने आग जलाई है, अब इसे बुझने मत देना। उनकी आंखों में वो चमक थी जो आजादी के असली मायने समझ चुकी थी। और मैंने कसम खाई कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे सिस्टम कितनी भी ताकत लगा दे हमें तोड़ने में, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अब यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि पीढ़ियों का हिसाब है, और इस हिसाब का निपटारा बराबरी से कम पर नहीं होगा, परे होगा। धरने के बाद हालात और गर्म हो गए। ऊपर से अफसरों और नेताओं ने हमें तोड़ने की हर कोशिश की। किसी को नौकरी से निकाल दिया, किसी के ऊपर झूठा केस डाल दिया, किसी के खेत में आग लगा दी। लेकिन ये जो चिंगारी भड़क चुकी थी, अब वो बुझने वाली नहीं थी। दादाजी कहते थे, बेटा, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये उन सब की है जिनके सपने पीढ़ियों से रौंदे गए हैं। और मैं देख रहा था कि कैसे गांव के बच्चे भी अब सवाल पूछने लगे थे। स्कूल में ऊंची जात वालों के लिए अलग कुर्सी क्यों है, कंधार है? पंचायत में सिर्फ पंडित का बेटा सरपंच क्यों बनता है? ये क्यों हमें हर काम में नीचा दिखाया जाता है? दुम्न हुई। ये सवाल अब दीवार की तरह खड़े थे और सत्ता के कान चीर रहे थे। हमने किताबें बांटी, डॉ अंबेडकर के विचार सुनाए, संविधान की कसम खिलाई और कहा, हम भी इंसान हैं, हम भी बराबरी के हकदार हैं। धीरे धीरे हमारे गांव से आसपास के गांव जुड़े, फिर जिला, फिर और भी जगहों से लोग। एक दिन दादाजी ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, याद रखो, आजादी सिर्फ गोरे अंग्रेजों से नहीं मिलती। असली आजादी तब मिलती है जब मन से डर निकल जाए। उस वक्त उनकी आवाज में थरथराहट थी, लेकिन आंखों में शेर की ताकत थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, दादाजी, अब यह डर सिर्फ उनकी आंखों में रहेगा, हमारी नहीं। और सच में अब हम डरते नहीं थे। अब जब ऊंची जात का कोई हमें घूर कर देखता, हम भी सीधा उसकी आंखों में देखते। अब जब कोई मंदिर में जाने से रोकता, हम संविधान की कॉपी दिखाते और कहते, ये देश सबका है। और उस दिन मुझे समझ आया कि अंग्रेज तो सिर्फ हुकूमत कर रहे थे, लेकिन ब्राह्मणवाद ने हमारी आत्मा को गुलाम बना रखा था। और जब तक ये जंजीरें नहीं टूटेंगी, तब तक आजादी अधूरी है। लेकिन अब ये जंजीरें टूट रही थीं, क्योंकि एक बूढ़े दादाजी की जिंदगी का दर्द, एक पीढ़ी का गुस्सा और लाखों लोगों की उम्मीद सब एक हो चुके थे। और ये लहर अब पूरे देश में फैलने वाली थी, चाहे कोई रोकने की कितनी भी कोशिश कर ले। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक दादाजी की नहीं थी। ये कहानी हमारे गांव, हमारे समाज और हमारी पीढ़ियों की थी, जिन्हें अंग्रेजों के जाने के बाद भी असली आजादी नहीं मिली। लेकिन याद रखो, बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर इस सच्चाई को हर कोने तक पहुंचाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि यह सच सुना जाना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसे सच लेकर आएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये लड़ाई हमारी है और हमें ही लड़ना पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भारत।